गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं दिख तो रहा हूँ ना सभी को? हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो पहले इनकी खुंदक देख लेते हैं, कहाँ कहाँ तक की क्या क्या शिकार कर रहे हैं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। जय हिंद। चलिए सर, थोड़ा सा कमेंट्स को हटाएं। पिछली क्लास में हम लोगों ने वर्ब एडवांस के कुछ एक क्वेश्चंस पर काम किया था, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वर्ब एडवांस से जुड़ी हुई वीडियोस को देख लिया होगा, और वीडियोस को देखने के साथ साथ आप लोगों ने जितने क्वेश्चंस हमने किए थे उन क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशंस को देख लिया होगा। सर जरा मुझे दिखाएंगे कौन से क्वेश्चन पढ़ते हैं हम? जस्ट अ मिनट प्लीज सर, जरा दिखाएं। जरा क्वेश्चन नंबर 33 लगाएं सर। डाउट जोन में एक बच्चे ने इस सवाल से रिलेटेड बात कही थी। सिर्फ क्वेश्चन 33 दिख जाए मुझे, ये बाकी की बातचीत नीचे कर दीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दैट्स लवली। क्वेश्चन नंबर 33 को लेकर एक बात एक बच्चे ने लिखी थी, और इस बात को मैं समझने समझाने का छोटा सा प्रयास आप लोगों के साथ करूंगा। ठीक है? लिखा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। इसको समझने से पहले कुछ लॉजिकल चीजों को मैं समझने की कोशिश करूंगा। मैं एक सवाल आप लोगों के लिए लिख रहा हूं। आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर। मुझे नहीं पता मैंने ये चीज़ आपको पहले समझाई है या नहीं समझाई है। दिवाली से पहले ये हम लोगों ने बात की थी, तो मुझे ये याद नहीं है मैंने आपको ये चीज़ समझाई है या नहीं समझाई है, पर उम्मीद करता हूँ आप अभी से देखेंगे और समझने का काम करेंगे। और नीचे ये जो लिखा चल रहा है इसका क्या लॉजिक है मैं वो भी आपको समझाना चाहूँगा। सबसे पहले लिखे हुए सेंटेंस में अगर मैं देखना चाहूँ तो आई हमारा डूअर है इस वॉन्ट का, यही आई डूअर है हमारे इस राइट का, और इस राइट का जो ऑब्जेक्ट है वो हुआ अ लेटर। ठीक है बच्चों? अब ये लिखा हुआ सेंटेंस है हमारा एक्टिव वॉइस में। किस में हुआ? एक्टिव वॉइस में। आप अगर इस लिखे हुए सेंटेंस का पैसिव बनाना चाहें, फिर कह रहा हूं, आप अगर इस लिखे हुए सेंटेंस का पैसिव बनाना चाहें तो पैसिव बनाने का तरीका ये रहा बच्चों, इस आई और वांट को तो आप लोग चेंज नहीं करेंगे। ठीक है? इस लिखी हुई वर्ब का जो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को उठाकर आप सब्जेक्ट के नाम पर रखेंगे यहां पर, और ये हुआ आई वॉन्ट अ लेटर। यहां तक बात समझ में आई? आगे हम लोगों ने लिखने का काम किया और ये हुआ हमारे सामने टू बी रिटन। ठीक है बेटा? क्लियर हो गई बातचीत? तो पैसे बनाने का ये तरीका है। फाइन। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं फिर से बात को थोड़ा सा बदलने का काम करूं, और मैं अगर सेंटेंस लिखना चाहूं, आई वॉन्ट करण टू राइट अ लेटर। अब अगर इस लिखे हुए सेंटेंस में मैं बात करना चाहूं तो आई वांट का डूअर है, वांट का जो ऑब्जेक्ट है वो करण हुआ,
करण डूअर बनता है इस राइट का, और इस राइट के बाद ये लिखा जो आ लेटर है ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ। अब अगर इसका मैं पैसिव बनाने का काम करता हूं तो बच्चों इस लिखे हुए आई वॉन्ट अपनी जगह ये एज इट इज रहा। अब हमारे सामने इन तीनों के तीनों शब्दों का जब हम पैसिव बनाएंगे तो आ लेटर का जिक्र मुझे पहले लिखना पड़ा, आ लेटर, उसके बाद हमने कहा टू बी रिटन, और आगे हमारे सामने आती है बातचीत लिखी हुई बाई करण। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारे सामने क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इन नॉन फाइनाइट वर्ब्स का चाहो तो पैसिव भी बना सकते हो। फाइन, आप इन नॉन फाइनाइट वर्ब्स का चाहो तो पैसिव भी बना सकते हो। अब लिखे हुए क्वेश्चन नंबर 33 पर ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 33 को बड़े ध्यान से देखो। वी कैन सी थ्रू हिज सडन फ्रेंडलीनेस। सी थ्रू का मतलब होता है जब आप किसी की चालबाजी को समझ लें। सी थ्रू का मतलब है जब आप किसी की चालबाजी को समझ लें। जब आप किसी की चालबाजी को समझ लेते हैं तो चालबाजी को समझने का मतलब तो समझ ही गए हो यार, किसी की आप क्या कहते हैं उसे, आप जब किसी की प्लानिंग को पहले समझ लेते हैं। वी कैन सी थ्रू हिज सडन फ्रेंडलीनेस। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा है ही वॉन्ट्स टू लुक आफ्टर हिज डॉग व्हेन ही इज अवे। अब सेक्शन बी और सेक्शन सी को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको इन चीजों के बीच का फर्क समझ आएगा। सेंटेंस लिखा है ही वॉन्ट्स टू लुक आफ्टर हिज डॉग, ये सेंटेंस लिखा है और आगे चल रहा है कुछ और भी बातचीत। हाँ, आपकी इच्छा है। अब इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर हम ध्यान से देखें तो इस सेंटेंस को ऊपर वाले हिसाब किताब से देखें तो ही इस वांट्स का डूअर है, ही इस लुक आफ्टर का डूअर है, और लुक आफ्टर का जो ऑब्जेक्ट है लिखा है हिज डॉग। यही बात हुई। अब इसके हिसाब से तो मुझे ये समझ में आता है, इसके हिसाब से तो मुझे समझ में आता है कि वो इंसान अपने कुत्ते की देखभाल करना चाहता है, हाँ ना। अब इसी सेंटेंस को अगर आगे आप पढ़कर देखेंगे, लिखा है व्हेन ही इज अवे, जब वो इंसान दूर होगा। तो सर यहाँ तो मामले में गड़बड़ हो गई। जब वो इंसान दूर होगा तो अपने कुत्ते की देखभाल खुद तो नहीं कर पाएगा, इसका मतलब उसकी कुत्ते की देखभाल शायद वो हमसे कराना चाहता है। इसका मतलब ये सेंटेंस एक्टिव नहीं पैसिव की डिमांड करता है, और पैसिव की डिमांड होने का मतलब यहाँ पर इस लिखे हुए सेंटेंस में पैसिव बनाने की बातचीत है। तो पहले हमें लिखना होगा हिज डॉग, और इस टू लुक आफ्टर को चेंज करना पड़ा टू बी लुक्ड आफ्टर। ठीक है, क्लियर है। तो आपका करेक्ट जो सेंटेंस बनता है सेक्शन बी को आपने ठीक किया, ही वॉन्ट्स हिज डॉग टू बी लुक्ड आफ्टर। ठीक है ना जी, वो खुद अपने कुत्ते की देखरेख नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि उसके कुत्ते की देखरेख की जाए, पैसिव कंस्ट्रक्शन है ये। क्वेश्चन 33, एक बच्चे ने डाउट जोन पर दिवाली से पहले इसका जिक्र किया था, हो सकता है मैं तकाजे में स्किप कर गया हूं, मैं भी इंसान हूं, भूल जाता हूं आपके प्यार में, है ना दीपक जी। चलिए अगले सवालों पर काम करना शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमारे बचे हुए थे, एक एक क्वेश्चन को मैं वेरीफाई कराऊंगा आप लोगों के साथ। चलिए मेरे दोस्तों, महफिल मित्रा दी, क्वेश्चन नंबर 36 पर हम आ जाते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो अब आपके सामने मैं क्वेश्चंस को फ्लैश कर रहा हूं, एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझना सीखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पर काम मैं करना चाहूंगा, टेकन इनटू कंसीडरेशन। बच्चों इस सवाल को ठीक किया जाए और इसकी जगह हमें लिखना होगा हैविंग टेकन इनटू कंसीडरेशन। टेकन इनटू कंसीडरेशन नहीं, हैविंग टेकन इनटू कंसीडरेशन। क्वेश्चन नंबर 37 पर आए। क्वेश्चन नंबर 37 पर अगर ध्यान से देखेंगे आप, लिखा है बिफोर। सर इस बिफोर का अगर मैं जिक्र करूं तो ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हम जेरेंड यूज करते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा है। मैं एक बार इस बात को यहाँ लिख देता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चे भूल गए हों, क्योंकि दिवाली की छुट्टियां थी, सबके सब अपनी सोन पापड़ी से चिपके हुए थे, सोन पापड़ी या सोना पापड़ी से है। तो प्रेपोजिशन के बाद हम लोग इन्फिनेटिव यूज नहीं करते, हम हमेशा जेरेंड का यूज करते हैं, ये हम लोगों को याद रखना होगा। तो इसका मतलब इस लिखे हुए सवाल पर बिफोर इस ही को लिखने की जरूरत नहीं है, और सेंटेंस होना चाहिए बिफोर बिकमिंग चीफ पायलट इन द एविएशन सर्विसेज। आगे के सेंटेंस में कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 पर आए।
द ग्रेट डेंजर टू शिप्स। अब देखो बच्चों, जब शिप एंटर करती हैं तब उनको डेंजर है, इसका मतलब एक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो यहाँ पर इस लिखे हुए एंटर्ड की जगह ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से लिखा जाना चाहिए, एंटर्ड नहीं, एंटरिंग। ठीक है, एंटरिंग होना सेंसिबल है। द ग्रेट डेंजर टू शिप्स एंटरिंग द हार्बर इज फ्रॉम करंट्स। बाकी के सेंटेंस से परेशानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 पर आए। डू यू माइंड। बच्चों, माइंड के बाद हम हमेशा जेरंड का यूज करते हैं। डू यू माइंड हेल्पिंग मी टू द टास्क। काफी इंपॉर्टेंट सवाल, इसका ध्यान रखिएगा प्लीज। डू यू माइंड हेल्पिंग मी टू द टास्क। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पर आए। लिखा है क्वेश्चन नंबर 40, ऑल्दो द ड्राइवर अप्लाइड द, ये बार्कर्स नहीं है बच्चों, ब्रेक्स है, स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ हुई। Although the driver applied sudden brakes, he could not prevent the bus from एक preposition है। अगर preposition है तो preposition के बाद gerund का यूज होना चाहिए। from hitting, HITTING the tree। क्वेश्चन नंबर 41 पर आए। लिखा है द शॉपकीपर वांटेड द कस्टमर फॉर परचेज। गलत है बेटा, वांट के बाद हम हमेशा इंफिनिटिव का यूज करते हैं। द शॉपकीपर वांटेड द कस्टमर टू परचेज द कॉस्टली डिनर सेट। क्वेश्चन नंबर 42 पर आए। वेल आई सी योर पॉइंट बट आई एम अनेबल टू। अब टू के बाद तो इन्फिनिटिव की जरूरत है बच्चों, तो लिखा जाना चाहिए आई एम अनेबल टू एक्सटेंड एनी हेल्प। आगे के सेंटेंस में कोई भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, ही सॉ द रोबर। बच्चों, सॉ के साथ लिखी हुई बात कॉन्टिन्यूस बता रही है। भाई आपको कैसे पता चला वो इंसान एक रोबर है? रोबर का तब पता चला जब आपके सामने वो हुआ एक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो लिखा जाना चाहिए he saw the robber snatching the chain from a lady। Question number 44, a college offers many opportunities of meeting students, reading useful magazines and obtaining information। एंड बैलेंस बनाता है सब तरह के शब्दों का एक ही तरह का व्यवहार। मीटिंग है, रीडिंग है, तो ऑब्टेन नहीं ऑब्टेनिंग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45, इट वाज अ नाइस डे सो वी डिसाइडेड गोइंग फॉर अ वॉक। बच्चों, डिसाइड के साथ हम हमेशा इंफिनिटिव यूज करते हैं। वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक। अगले 5 सवाल हैं आपके सामने, जरा कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों, पांचों के पांचों सवालों को अपन मिलके सोल्व करते हैं। लिखा है डिस्पाइट। डिस्पाइट अपने आप में एक प्रेपोजिशन है, बताया गया था कि डिस्पाइट कहो चाहे इन स्पाइट ऑफ कहो, दोनों प्रेपोजिशन होती हैं। तो इन स्पाइट या डिस्पाइट अगर कहें तो इन स्पाइट बीइंग अ वेल बिल्ट पर्सन, यहाँ ही लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 पर, लेडीज एंड जेंटलमैन, क्वेश्चन नंबर 47 पर काम करते हैं। अमरीश प्लान्ड टू नॉट गो। बच्चों, इसको थोड़ा सा याद करो ध्यान से। हम लोग टू के साथ जोड़ते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अरे भाई, इसको एक बार फिर से देख लो ध्यान से। हम लोग, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखने की कोशिश करें। टू के साथ हम जोड़ते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये दोनों के दोनों आपस में जुड़कर बात करते हैं नाउन के बारे में। क्योंकि ये वर्ब से बना नाउन है, इसलिए इसे हम लोग वर्बल नाउन के नाम से जानते हैं। जब वर्बल नाउन की हम बात करते हैं तो बच्चों, ये दोनों आपस में कंपाउंड का काम करते हैं। इसीलिए हम लोग इसको ऐसे भी कहने की कोशिश करते हैं,
ये नियम है, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें। नेवर स्प्लिट एन इन्फिनेटिव। गए वो जमाने जब इन्फिनेटिव्स को स्प्लिट किया जाता था। इन्फिनेटिव्स को दो हिस्सों में कभी भी नहीं बांटना चाहिए, ठीक है जी। इन्फिनेटिव्स को कभी हिस्सों में नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि दोनों के दोनों मिलकर एक कंपाउंड का काम करते हैं और नाउन का काम करते हैं। तो सेंटेंस आपका ठीक होता है, अमरीश planned not to go on a vacation. Question number 48. Painting is something that I really enjoy. Enjoy के बाद continuous action आता है, enjoy doing. अगला सवाल हमारे सामने आता है, they were carried before the judge but they denied. deny के साथ हम हमेशा gerund का यूज करते हैं। लिस्ट बनाई है आप लोगों ने, देख लीजिएगा बच्चों। they denied knowing anything about the burglar. क्वेश्चन 50 पर आता है हमारा सवाल, when the crowds became furious during the concert the police started. स्टार्ट के बाद जेरेंड की हमें जरूरत पड़ती है, started firing. तो क्वेश्चन पर काम कर रहे थे दोस्तों हम लोग। हमारे पास क्वेश्चन आता है अगला। अच्छा, हमने क्वेश्चन ही चेंज नहीं किया, मैंने सोचा बच्चे क्वेश्चंस कर रहे हैं। सॉरी बच्चों, क्वेश्चंस पर काम करें प्लीज। कोशिश करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 51 पर काम कर रहे थे हम, बड़े ध्यान से समझें। इफ यू अपोलोजाइज, अपोलोजाइज की स्पेलिंग ठीक करें, GISE. If you apologize for having failed, fail नहीं बच्चों, failed in keeping your promises, your friends, आगे का सेंटेंस में परेशानी नहीं है। having के बाद हम लोग भाई परफेक्ट पार्टिसिपल बनाओगे तो having failed in keeping your promises. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, अगर हम ध्यान से समझें, having had reached the station, फिर कह रहा हूं having had reached the station. एक बात बताओ बच्चों, परफेक्ट पार्टिसिपल में हम having के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते थे, तो having के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है reach, तो इस लिखी बातचीत में हमें had का क्या लेना देना है भाई? तो having reached the station, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन आता है, being a rainy day, मनीष बच्चों होना चाहिए ठीक हमारे पास, it being a rainy day Manish decided to stay at home. It being a rainy day. क्वेश्चन नंबर 54 पर आए, डू यू डाउटेड, ये तो बताओ, ये फाइनाइट वर्ब का एरर हमारे सामने आ गया। डू यू डाउट अबाउट द सक्सेस, बाकी के सेंटेंस में परेशानी नहीं है। डू यू डाउट। क्वेश्चन नंबर 55 पर आए, बड़ा प्यारा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है, यू मस्ट नोट हेल्ड, अरे भाई
मॉडल एक्सिलरीज के साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, तो सेंटेंस होना चाहिए यू मस्ट नॉट होल्ड इन हाई एस्टीम। ठीक है बच्चों, यू मस्ट नॉट होल्ड इन हाई एस्टीम। सवाल 56 आता है, हैविंग डिजर्टेड बाई हर हस्बैंड। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा, ये फिर से आपके पैसिव वॉइस की बात आती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा, इसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। इस सेंटेंस में कोई परेशानी है? दिमाग लगाओ भाई, क्योंकि वर्ब एडवांस को जितना आप रिवाइज करोगे, जितना आप पढ़ोगे, उतना फायदा आप लोगों को मिलेगा। और वर्ब एडवांस तो भैया अच्छे से अच्छे स्टूडेंट का ही क्या, अच्छे से अच्छे टीचर का भी बर्बाद होता है। जानकारी नहीं होती इसलिए चीजें उलझा देते हैं, और उलझी हुई चीजों को सुलझाने के लिए मेहनत लगती है। सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर समझ लिया तब ये खेल समझ में आता है। मैं आप लोगों के अलावा, एक बैच अभी शुरू हुआ है 21 तारीख को मेरा, इंग्लिश स्पेशल 12, मैं उसमें पढ़ा रहा था और मैंने उसमें लिख दिया एक छोटा सा पॉइंट लगा के कि इसको हम लोग आगे वर्ब एडवांस में समझेंगे। एक बच्चे ने तुरंत मुझसे पूछ लिया कि सर वर्ब एडवांस कब होगा, तो उसको समझाना इतना बड़ा खतरनाक मामला हो गया कि भाई वर्ब एडवांस जब होगा तब समझाऊंगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर टिका होता है वर्ब एडवांस, जिससे नई जानकारी वो बर्बाद है। आप अगर ध्यान से देखेंगे, हैविंग कंप्लीटेड द वर्क, ये पूरा का पूरा परफेक्ट पार्टिसिपल क्वालिफाई कर रहा है इस ही को, और इस ही ने ही ये आगे एक्शन परफॉर्म किया। सेंटेंस में कोई परेशानी नहीं है भाई, ठीक है। एक अगले क्वेश्चन पर मैं काम करता हूं। मेरे सामने ये सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें। तो आप लोग इस सवाल को अगर ध्यान से देखेंगे तो मामले में थोड़ा सा गड़बड़ लगेगी। ये पूरा का पूरा परफेक्ट पार्टिसिपल क्वालिफाई कर रहा है इसे। हैविंग कंप्लीटेड द वर्क द मास्टर अलाउड हिम अ लीव, तो आप कहोगे सर ये तो सेंटेंस में नॉनसेंस लग रहा है। हाँ है ना, सेंटेंस में नॉनसेंस क्यों लग रहा है? क्योंकि मास्टर काम को कंप्लीट करके किसी को लीव क्यों देगा? मैं थोड़ा आसान बना देता हूं, हो सकता है इस हिम को लेकर कई लोगों को घबराहट हो, हर लिख देता हूं, जेंडर को लेकर सवाल उठ सकता है। अगर मैं इसको देखना चाहूं तो कोई मास्टर काम को कंप्लीट करके किसी को लीव क्यों देगा? लीव तो तब मिले जब वो इंसान इस काम को करे। इसीलिए हम लोगों ने इस लिखे हुए सेंटेंस को ठीक नहीं माना, और इसीलिए इस लिखे हुए सेंटेंस का यहां पर पैसिव अगर लिखा जाए तो सेंटेंस ज्यादा खूबसूरत बन सकता है। अगर सेंटेंस का पैसिव बनाया जाए तो सेंटेंस ज्यादा खूबसूरत बन सकता है। और इस बातचीत की जगह अगर लिखा हुआ मुझे मिलता है शी वॉज allowed a leave by the master, तो सेंटेंस अपने आप में ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा का पूरा हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है, ये क्वालिफाई इस शी को कर रहा है, और जिसके लिए आगे बात कही गई है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप इसी सेंटेंस को अगर ऐसे लिखना चाहते तो ये भी अपने आप में ठीक है। शी हैविंग कंप्लीटेड द वर्क, कॉमा द मास्टर allowed her a leave। एक ही क्वेश्चन को सोल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं भाई, और कई तरीके अगर हो सकते हैं तो हर एक तरीके की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आपको जानकारी नहीं है तो इसका मतलब या तो मेरे एफर्ट्स गलत हैं, या फिर मैं आपसे उम्मीदें ज्यादा कर रहा हूं। जब तक आप एक ऑलराउंडर की तरह नहीं सोचते तब तक प्रयास गलत है। एक सवाल और लिखता हूं,
मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, इस सेंटेंस को थोड़ा सा देखने की कोशिश करना मेरे भाई। आप लोग अगर इस लिखे हुए सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो ये सेंटेंस बहुत प्यार से समझा सकता है आपको ये बात। आ जाओ बच्चों, समझाने की कोशिश करता हूं। इस लिखे हुए सेंटेंस में अगर मैं ध्यान से देखने का काम करता हूं, हैविंग चीटेड, तो हैविंग चीटेड एक आपके सामने हुआ परफेक्ट पार्टिसिपल और ये क्वालिफाई कर रहा है इस क्लाइंट को, और इस क्लाइंट ने सफर किया। दिमाग खराब हो गया इस चीज को सोचकर कि सर चीट करने के बाद क्लाइंट कैसे सफर कर सकता है। चीट करने का काम अगर कोई और करे तो क्लाइंट सफर कर सकता है। पहले तो मैं आपको ठीक कर दूं, क्लाइंट और कस्टमर में एक फर्क होता है। कस्टमर वो इंसान है जो किसी प्रोडक्ट को यूज करता है। जैसे एप्पल फोन का, एप्पल आईफोन का मैं कस्टमर हूं, मैंने उनका प्रोडक्ट यूज किया। मैंने इस वॉच को खरीदा तो मैं इस कंपनी, इस ब्रांड का कस्टमर हूं। क्लाइंट हम उनके होते हैं जिनकी हम सर्विस यूज करते हैं। मैं डॉक्टर का क्लाइंट हो सकता हूं, मैं एडवोकेट का क्लाइंट हो सकता हूं। ठीक है, मैं उनका क्लाइंट कैसे? क्योंकि मैं उनका कोई प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा, मैं उनकी सर्विस अवेल कर रहा हूं। अब इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर मैं ध्यान से देखूं तो भैया इसी ने चीट किया और यही सफर कर रहा है। सर प्रैक्टिकल नहीं लगती ये बात, इसीलिए इस सेंटेंस को ज्यादा अच्छे तरीके से अगर लिखना है तो इस लिखे हुए सेंटेंस का पैसिव हमें बनाना होगा, और ये हो गया हमारे सामने तैयार, हैविंग बीन चीटेड। ठीक है भाई, हैविंग बीन चीटेड, इस इंसान को धोखा दिया गया, किसी और ने इसको धोखा दिया और इसीलिए ये सफर कर रहा है। ठीक है, तो ये कायदा हमें समझना होता है कि कभी कभी लिखी हुई इन बातचीत के अर्थ बदल जाते हैं। पहले एक बार इस चीज को थोड़ा ध्यान से, मैं चाहता हूं कि आप एक बार लिख लें, रजिस्टर नोटबुक में एक बार इसे लिख लें, ये समझ आना बहुत जरूरी, क्योंकि अगला जो सवाल है वो थोड़ा सा इसी के ऊपर टिका हुआ है। प्लीज लिख लीजिए।
चलिए दोस्तों, हर एक क्वेश्चन पर अब आके हम काम करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 पर आए। लिखा है हैविंग डेजर्टेड बाय हर हस्बैंड शी कमिटेड सुसाइड। अब बच्चों बड़ा प्यारा सा सवाल है, ध्यान से देखें। और लिखा है हैविंग डेजर्टेड बाय हर हस्बैंड, नहीं, इसे हम ठीक से कहना चाहें तो कहेंगे हैविंग बीन डेजर्टेड बाय हर हस्बैंड। ठीक है जी, हैविंग बीन डेजर्टेड बाय हर हस्बैंड, पैसिव है ये। क्वेश्चन नंबर 57 पर आ जाए। लिखा है आई हैड बेटर। बच्चों आई हैड बेटर ये एक मॉडल एक्सिलरी है बेसिकली, और किसी भी मॉडल एक्सिलरी के साथ आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। हैविंग बीन, सॉरी, आई हैड बेटर, तो आगे लिखा जाना चाहिए गो देन स्टे हेयर। क्वेश्चन नंबर 58 पर आ जाए। लिखा है ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही न्यू। न्यू के बाद तो बच्चों हम क्वेश्चन वर्ड हाउ का यूज करते हैं। He informed me that he knew how to play on the harmonium. क्वेश्चन नंबर 59। जया डज नॉट नो, वही पहले वाला ही सवाल है। जया डज नॉट नो हाउ टू स्विम। क्वेश्चन नंबर 68 पर आ जाए। ही कुड मेक देम एक्सेप्ट। बच्चों मेक के बाद आप बेयर इन्फिनिटिव यूज करते हैं, इसलिए सेंटेंस होना चाहिए ही कुड मेक देम एक्सेप्ट हिज प्रपोजल। ठीक है बच्चों, हिज प्रपोजल से पहले ये एक्सेप्ट होना चाहिए। अगले 5 सवाल हैं, कोशिश करें प्लीज। तो अगले इन क्वेश्चंस पर काम करते हैं। एक बच्चे ने सवाल पूछा है, सर क्या एडवर्ब क्वालिफाई कर सकते हैं नाउन और प्रोनाउन को? सर बिल्कुल नहीं कर सकती। अगर कोई इंसान, कोई अध्यापक अगर ये चीज कहता है तो वो साक्षात देवता है, ब्रह्मांड में रहने लायक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 61 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है डू यू फील लाइक गोइंग टू अ फिल्म? देखो बच्चों, बहुत प्यारा सवाल है। डू यू फील, फील अपने आप में, फिर कह रहा हूं, फील अपने आप में एक फाइनाइट वर्ब है। आगे लिखा ये लाइक एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद लिखा हुआ गोइंग, प्रेपोजिशन के बाद जेरेंड हम यूज करते हैं। आगे लिखा है टू अ फिल्म, कोई दिक्कत नहीं। और वुड यू रेदर, बच्चों रेदर के बाद तो सिर्फ बेर इन्फिनिटिव आता है। वुड अपने आप में मॉडल एक्सिलरी है ना भाई, मॉडल एक्सिलरी के बाद जो भी वर्ब आएगी बिना टू के आएगी। क्या आप कह सकते हैं किसी इंसान को आई कैन टू हेल्प यू? कभी भी नहीं कहोगे। ठीक है, तो सेंटेंस होना चाहिए आई कैन हेल्प यू। ठीक उसी तरीके से समझ आता है मॉडल एक्सिलरी के बाद हमें टू लगाने की जरूरत नहीं है। तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हुआ, सेंटेंस हमारा करेक्ट हुआ।
अच्छा भाई, आगे बात आ रही है अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 62 पर। शी डेयर नॉट, डेयर के साथ नॉट लगा है तो हमें टू लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि टेल अपने आप में एक फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, तो ये सेंटेंस होना चाहिए, शी डेयर नॉट टेल मी व्हाट हैपेंड। क्वेश्चन नंबर 63 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है यू हैड बेटर, फिर से वही सवाल आता है, बेटर हैड ये मॉडल एक्सिलरी है, इसके बाद हमें टू लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 को ठीक किया, यू हैड बेटर स्टॉप, बाकी के सेंटेंस में परेशानी नहीं है। 64 पर आए, लिखा है द स्ट्राइकर्स हेल्ड अ मीटिंग। अब देखो, अगर मीटिंग उन्होंने की है तो इसका मतलब जो टर्म्स है डिस्कस करनी बाकी है, जो काम होना बाकी है उस बात को बताने के लिए हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। तो सेंटेंस बनता है यू द स्ट्राइकर्स हेल्ड अ मीटिंग टू डिस्कस। अगले सेंटेंस पर आ जाओ बच्चों। अगला सेंटेंस लिखा है अगला सेंटेंस पर काम करते हैं बच्चों। चलो भाई, अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं। क्वेश्चन आ रहा है सामने हमारे, शी वॉज सीन रीडिंग द रामायणा। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। आखिरी 5 सवाल अब हमारे सामने बचते हैं। आखिरी 5 सवाल हमारे सामने बचते हैं। क्वेश्चन आता है हमारे सामने, माई मदर वॉन्ट्स टू कम एंड टू टॉक। बच्चों, एंड के बाद हम बेर इन्फिनिटिव यूज करते हैं, एंड टॉक टू हर ग्रैंडसन। क्वेश्चन नंबर, ये जो अगला सवाल है ये 67 है। यू वर इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेटिंग नहीं, टू पार्टिसिपेट। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है द ओल्ड वुमन हैज सम फूड टू ईट। ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 69, आई डिड नॉट अलाउ हर टू वॉच द फिल्म। अलाउ के बाद हम इन्फिनिटिव यूज करते हैं, आई डिड नॉट अलाउ हर टू वॉच द फिल्म। एक आखिरी सवाल, शी वॉज नॉट रेडी टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। शी वॉज नॉट रेडी टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। ठीक है बच्चों, तो ये तो थे हमारे सारे के सारे सवाल, और इन सवालों से अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है बच्चों, तो मैं अब थोड़ा सा आप लोगों के साथ गुफ्तगू कर लेता हूं। अब आ जाओ भाई, जिसकी जो खुंदक है वो अपनी बयां कर सकता है। जितेश साहब ने एक सवाल पूछा है, नवीन साहब जितनी बार आप इन चीजों को रिवाइज करेंगे तब आपसे क्वेश्चन बन पाएंगे। वर्ब एडवांस है, ये दर्द नहीं है, ये मोहब्बत का दर्द है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 63 को चेक करें। जितेश, ये सवाल पूछ रहे हो तुम या मजाक कर रहे हो मेरे साथ? उत्तम साहब पूछ रहे हैं अब क्या होगा? अब शादी करेंगे हम। मजाक करता है बे। प्लीज। नेक्स्ट वीक मेरी बुक लॉन्च हो रही है, दिस इज अ गुड न्यूज फॉर यू, और सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल होगी नेक्स्ट वीक। जी, यूट्यूब पर का ये जो जिक्र है मैं वो बता देता हूं अब आप लोगों के साथ। मैं हर रोज रात 10:10 पर टन टनाटन टन टन टारा करूंगा, और 10:10 पर मैं आप लोगों के साथ जुड़ूंगा। ठीक है जतिन साहब, ये सवाल हमारे दूसरे सेक्शन का, बाद में बात करेंगे। हैविंग बीइंग नहीं, वर्षा रानी ये ठीक करो बेटा। हैविंग बीन डिस्ट्रॉयड, ये है करेक्ट आंसर। जतिन, ये सवाल हमारा दूसरे लेवल का है। पंकज, नशा सस्ता करो बेटा। हम लोगों ने सीखी है फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर फंक्शन को समझाती है। मैं अगर कहने की कोशिश करता हूं ही फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स, फेस्ड वर्ब है। मैं अगर कहूं तो फाइनाइट वर्ब ज्यादा अच्छा होगा। मैं अगर कहूं ही हैज अ फेस, इसका मतलब फेस यहां पर एक नाउन है, नाउन से पहले आर्टिकल का यूज हुआ है। मैं अगर कहने की कोशिश करूं ही यूज्ड हिज फेस वैल्यू, वैल्यू नाउन है से ठीक पहले ये एडजेक्टिव है। अब आपने जो सवाल पूछा है ओनली राम कैन डू दिस, तो भैया यहां पर ये नाउन है, नाउन से पहले ये एडजेक्टिव का यूज कर रहा है। कौन मूर्ख कहता है ये एडवर्ब है? अरे कौन मूर्ख कहता है ये एडवर्ब है? जो मूर्ख इंसान है वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भैया ये एडवर्ब है, तो नालायक इंसान है। ऐसे थोड़ी कह दोगे आप किसी भी चीज को एडवर्ब। आगे हरिओम आपकी शादी होगी, आपको 2 बच्चे होंगे भगवान की कृपा से। इसके बाद हम कॉम्प्रीहेंशन शुरू करेंगे बच्चों। ठीक है, आज नहीं, कॉम्प्रीहेंशन का हम जिक्र करेंगे, अगली क्लास से शुरू करेंगे। इसके बाद हम कॉम्प्रीहेंशन पैसेज करेंगे, पीक्यूआरएस करेंगे, क्लोज टेस्ट करेंगे। एक ही बार 50 बार पूछते जा रहे हो। राजू नालायक इंसान इंटरजेक्शन नरेशन में पढ़ाया जाता है। इंटरजेक्शन कोई टॉपिक नहीं होता, इसे फिनाइल पिलाओ भाई साहब गर्म करके अच्छे से, और 4-5 कॉकरोच उसमें मार के डाल दो, क्योंकि नशा कम नहीं होता। थैंक यू रणबीर साहब। अरे इंटरजेक्शन नरेशन में पूछे जाने वाला सवाल है, ये अलग से टॉपिक नहीं होता। प्रणव, नोट्स को आराम से देखो दोबारा से। ये तो सारे दारू पिए बैठे हैं मुझे लगता है। इंटरजेक्शन, कभी कभी मन करता है मैं स्क्रीन से मुक्का फेंक के मारूं, वहीं पर गर्दन टूट जाएगी। कौन सा सवाल था बेटा 63 में? जितेश को 63 क्वेश्चन नंबर में प्रॉब्लम आ रही है। अरे रुक जाओ यार, एक तो मुझे फोन नहीं चलाना आता, फोन मुझसे अच्छे से चल नहीं पाता। वो टॉकिंग नहीं है, टॉकिंग गलत तरीके से लिखा है। वो टॉकिंग नहीं टेकिंग है, टाइप करने वाले की गलती है, टेकिंग कर लीजिएगा उसको। वर्षा रानी होगा ये सब कुछ। कराएंगे बेटा, सारी चीज करेंगे। अस्तित्व मेरा इस बात का जवाब मैं दे नहीं पाऊंगा जो आपने पूछा है।
किसी का कोई और सवाल है? रणबीर कराएंगे बेटा, क्यों टेंशन ले रहे यार? देख रहा हूं। चलिए भाई, किसी और का कोई, किसी का कोई और सवाल है तो पूछ सकता है। बेटा किसी भी शब्द को देखकर आंख बंद करके मत चलो कि ये शब्द ऐसे ही होता है, ये शब्द वैसे ही होता है, ठीक है ना? ऐसा आंख बंद करके चलने की जरूरत नहीं है। ओनली एडवर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, डिपेंड करता है आप उसका यूज कैसे करते हैं, ठीक है ना जी? मैंने आप लोगों को इनफ का यूज करना सिखाया है एडवर्ब की तरह से। मैं अगर चाहूं तो इस इनफ को एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकता हूं। जैसे मैंने आपके सामने कहा इनफ वर्क, वर्क नाउन की तरीके से है, तो ये आपकी तरफ हो गया एडजेक्टिव, ठीक है ना जी? अगर मैं कहूं द ड्रेस इज गुड इनफ, अगर मैं कहने का काम करता हूं द ड्रेस इज गुड इनफ, तो भैया ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एक एडवर्ब है। तो कौन इंसान ये कहता है कि एक शब्द एक ही तरह से? इसीलिए तो पहले दिन आपको ये चीज बताने का काम किया। निरंजन साहब कह रहे हैं कि व्हाइट शर्ट मत पहना करो, उतार देता हूं मेरे लाल। अरे मेरे भाई पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा, आदित्य पापा पढ़ाऊंगा। ये भगवान, मुझे तो ये लगता है कमेंट पे कमेंट करते चले जा रहे, शिकारी लोग हैं सारे। थैंक यू चिरंजीत साहब। हाँ, ये नीचे लिखा है मेरे चैनल का नाम इंग्लिश विद गोपाल वर्मा, ये आ रहा है आपके सामने, इंग्लिश विद गोपाल वर्मा। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। शाबाश अलाउद्दीन, और लिख बेटा, और लिख और लिख। विशाल सब कुछ इसी में कंप्लीट करेंगे हम। जिस बैच में जो टॉपिक नहीं हुआ है हम वो करेंगे। मैं बातें इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं आपको थोड़ा सा माइंडसेट देख लूं। एक बच्चा क्लास गोवा से अटेंड कर रहा है, लवली। पेमेंट हो गया डिस्क्रिप्टिव बैच का, तो उसकी पेमेंट आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाएगा, डोंट वरी। अलाउद्दीन साहब, यही वर्ब होती है जो मैं आपको पढ़ा रहा था, यही वर्ब होती है जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था। वर्ब नाम से कौन सा अलग टॉपिक पैदा हो गया? वर्ब नाम से कौन सा अलग टॉपिक पैदा हो गया? बेटा तुम लोग कब नशे को उतारोगे दिमाग में? वर्ब से रिलेटेड पहली बात मेन वर्ब,
इस मेन वर्ब के 5 पैटर्न्स। जब वर्ब एडवांस में शुरू कर रहा था तो लिस्ट जो हम बना रहे थे वो सारी की सारी यही तो वर्ब है। पता नहीं किस टीचर के शिकार हो तुम लोग, मुझे ही नहीं समझ में आता किस टीचर से बर्बाद हुए हो भाई। मेन वर्ब के बाद मैंने आप लोगों के सामने दूसरी वर्ब का जिक्र किया, मॉडल वर्ब्स। जिन्हें नहीं पढ़ाया गया उन्हें पढ़ाया जाएगा, सीधी सी बात है। फिर कुछ वर्ब्स हम लोगों ने पढ़ी, रिफ्लेक्सिव वर्ब्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के दौरान पूरे पहले दिन जब वर्ब एडवांस हमने शुरू किया तब लिस्ट बनाई थी, वर्ब कितनी तरह की होती हैं, सारी तरह की वर्ब्स की हमने लिस्ट बनाई। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, पढ़ाई है ये सारे के सारे नाम आपको जो बताए गए हैं सब वर्ब्स ही तो थे। कौन सी वर्ब होती है बेटा, बताओ जरा, वर्ब किस तरह की होती है? थैंक यू रूपेंद्र, थैंक यू। जी पवन साहब कराएंगे। मुझे लगता है अब मूर्खानंद पैदा होते जा रहे हैं और कहा माहौल खराब होगा, इसलिए बेटर है कि अब थोड़ा सा मैं चीजों को आगे लेकर चल लेता हूं। यार ये नशा तो नहीं करके बैठा है? कॉम्प्रीहेंशन में वर्ब एडवांस का क्या रोल है? कोई रोल नहीं है बेटा। चलो भाई तुम कमेंट लगा रहो, मैं थोड़ी बात आगे लेके चल लेता हूं। आप लोग अपने कमेंट्स में लगे रहे, मैं अपना पढ़ाना शुरू करता हूं। हमारे पास समय है दोस्तों, और समय का सदुपयोग कर लेना थोड़ा सा ठीक रहेगा। एक दायरा है जिसे हम कॉम्प्रीहेंशन पैसेज कहते हैं। फाइन, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है, एक काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। और कॉम्प्रीहेंशन बेसिकली कितनी जगह पर हमारी मदद करता है, इसका एक छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन आपके सामने रख रहा हूं ताकि कल की क्लास में हम लोग चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकें। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों का कल फ्राइडे है, उसके बाद सैटरडे है, मेरी तरफ से छठ पूजा की कोई छुट्टी नहीं रहेगी। मैं आप लोगों की क्लासेस बैक टू बैक लूंगा, ठीक है जी, क्योंकि जो दिवाली की वजह से छुट्टियां हुई हैं उनको रिकवर हम कर सकें, उनको कंपनसेट कर सकें। खैर, तो जो कमेंट वाले लोग हैं वो चलते रहे, हमें उससे लेना देना नहीं है। अब बात सीधी पढ़ने पढ़ाने की, टाइम वेस्ट हो रहा है कई बच्चों का। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट दायरा है। कॉम्प्रीहेंशन क्या है, किस तरह से चीजें दी जाती हैं, एक एक चीज को ध्यान से सुन लें, समझ लें, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। कॉम्प्रीहेंशन की अगर हम बात करें तो कॉम्प्रीहेंशन शब्द बना है कॉम्प्रीहेंड से, और कॉम्प्रीहेंड का अर्थ हुआ टू रीड एंड अंडरस्टैंड। काफी गहरा है ये सवाल, काफी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। सुनेंगे समझेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने आती हैं। जब हम इस कॉम्प्रीहेंशन की बात करते हैं तो कॉम्प्रीहेंशन आपकी एक एबिलिटी को टेस्ट करता है और कई दायरों में ये आप लोगों को मदद करता है। थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आगे चीजें हम लोग चलेगी। कॉम्प्रीहेंशन कॉम्प्रीहेंड से बना है, जो एबिलिटी टेस्ट करता है रीडिंग की और आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को जब भी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो इसके अंदर सेंटेंस लिखे हुए मिलते हैं, और सेंटेंस को जब भी हम लोग लिखते हैं तो सेंटेंस को लिखने के लिए हम लोगों को स्ट्रक्चर पर फोकस करना पड़ता है। और बेसिकली चाहे आप सेंटेंस की बात करें चाहे स्ट्रक्चर की बात करें, ये रिवाइज कराता है आप लोगों की ग्रामर को, ठीक है। यानी कि अगर हम कॉम्प्रीहेंशन पैसेज पढ़ाने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें, तो कॉम्प्रीहेंशन के साथ साथ हम लोगों का ग्रामेटिकल एस्पेक्ट इंप्रूव होता है, ठीक है।
कॉम्प्रिहेंशन अगर हम पढ़ने की कोशिश करें तो हमारा वोकैबुलरी का दायरा भी इंप्रूव होता है। जब मैं एक स्टूडेंट था तो मुझे भी टीचर लोग कहते थे कि भाई वोकैबुलरी अगर आपको याद करनी है तो वोकैबुलरी याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो सेंटेंसेस आपको दिए जाते हैं उन जो वर्ड्स दिए जाते हैं उन वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाओ और इस बहाने वो शब्द याद हो जाएंगे। तो ये भी एक सवाल है हमारे पास, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी फुर्सत है ही नहीं कि हर एक वर्ड के हम सेंटेंसेस बनाएं। तो जो सेंटेंसेस हमारे कॉम्प्रिहेंशन में उनको पढ़ो तो अपने आप वोकैबुलरी का लेवल उठता है। हमारे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की अगर बात करें तो हमारे इस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से ही हमारा एक बहुत खूबसूरत सवाल तैयार होता है, क्लोज टेस्ट। मैं आपको इसकी शक्ल दिखाना चाहूंगा। क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट की अगर हम बात करें तो हमारे सामने एक पैसेज लिखा हुआ मिलता है। अगर हम इस पैसेज की बात करें तो इस पैसेज के अंदर हम लोगों को छोटे छोटे ब्लैंक्स लिखे हुए नजर आते हैं। और ब्लैंक्स की अगर हम बात करें तो ब्लैंक्स के अंदर हम लोगों को चॉइसेस दी जाती हैं। और चॉइसेस की अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से चॉइसेस दी जाती हैं। ठीक है बच्चों, जब आप इनके आंसर्स को फिल कर लेते हो, जैसे फर्स्ट का आंसर आपने फिल किया, सेकंड का इसी तरीके से, तो ये जो भी चीज आप फिल कर लेते हो लास्ट में जाकर ये चीज बनती आपकी पैसेज ही है। तो इसका मतलब अगर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हमारा ठीक है तो हमारा क्लोज टेस्ट अपने आप ठीक होता है। कॉम्प्रिहेंशन ठीक नहीं है तो क्लोज टेस्ट आप कभी भी ठीक नहीं कर पाते। आपका पेपर करीब करीब 25 से 30 नंबर का क्लोज टेस्ट दे देता है। बैंकिंग के क्वेश्चंस में ये जरूर दिया जाता है। ठीक है, बैंकिंग के क्वेश्चंस में ये जरूर दिया जाता है और बैंकिंग के एग्जाम्स में इसकी काफी इंपॉर्टेंस इसीलिए है। अगर कॉम्प्रिहेंशन ठीक है तो आपके बैंकिंग लेवल पर भी आप अपने आप को इंप्रूव करा देते हैं। एक हमारा सवाल आता है जिसे हम लोग PQRS कहते हैं। कभी कभी PQRS को ही हम पैरा जंबल भी कह देते हैं, कभी कभी इसी को हम लोग सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी कह देते हैं। एक ही सवाल तीन अलग अलग नाम। जैसे अगर मैं किसी भी लिखे हुए सवाल को अगर कहने की कोशिश करूं तो पैरा जंबल है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है। मान लो मेरे सामने कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है PQRS और ये हो गया हमारे सामने सिक्स्थ। अगर मैं इसको सबको सीक्वेंस में अरेंज कर देता हूं तो सीक्वेंस में अरेंज करते ही ये सारा का सारा खेल हमारा पैसेज ही तो बनता है। आप अगर अपने CGL CPO की बात अगर करें तो 20 से 25 नंबर ये हमारे सामने रखता है। और अगर बैंकिंग एग्जाम्स में जाओ तो भैया वहां पर भी इसकी वेटेज काम आती है। ठीक है, तो अब आप एक बार थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें तो कॉम्प्रिहेंशन CGL का अगर मैं दायरा लेके चलता हूं तो मीन्स में ये 30 मार्क्स लेकर देता है। 30, 25, 25 अप्रोक्स 80 to 85 मार्क्स का खेल ये हमारे सामने तैयार करता है। प्रीलिम्स में ये 10 मार्क्स के लिए दिया जाता है तो 10 आपके और जुड़ते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा खेल है वो 80-90 के बीच में आप लोगों को पहुंचाता है। तो कॉम्प्रिहेंशन कोई हल्की फुल्की चीज नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट दायरा है। अगर हम इन चीजों को इधर तरीके में देखने का काम करें तो एक बार ध्यान रखना, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता क्वेश्चन तो भैया हर एक पेपर की ये मजबूरी नहीं होता। कोई भी पेपर आप उठाओ हर एक पेपर में इसका जिक्र आपको जरूर मिलता है। फाइन, तो कॉम्प्रिहेंशन को समझना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन ही दिया नहीं जाता। फाइन, जब हम कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन की अगर हम बात कर दें तो कॉम्प्रिहेंशन कई तरह के सवाल हमारे सामने डालता है और कई तरीके के सवालों में कई तरीके से कंफ्यूजन दी जाती है। तो लड़ाई को लड़ने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज कितनी तरह के सवाल हमसे पूछ लेता है। पहले ये दायरा देख लेते हैं, फिर आगे सॉल्यूशन की तरफ मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा। तो पहला एक छोटा सा लॉजिक, काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस।
मैंने आपके सामने एक सवाल लिखा, काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, कितनी तरह के सवाल ये हमसे पूछता है। इस सवाल के अगर जिक्र की मैं बात करता हूं तो इस सवाल में सबसे पहला एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, एंड दैट क्वेश्चन इज कॉल्ड थीमेटिक क्वेश्चन। थीमेटिक क्वेश्चन में थीमेटिक शब्द जो बना है वो बेसिकली थीम से बना है। थीमेटिक शब्द जो बना है वो बेसिकली थीम से बना है। अगर थीम की हम बात करें तो थीम क्या होती है? थीम कोई और नई चीज नहीं है। थीम की अगर हम बात करें तो थीम बेसिकली सेंट्रल आइडिया हुआ। सेंट्रल आइडिया अगर हम कहने की कोशिश करें तो सेंट्रल आइडिया का मतलब समझ आता है कोई ऐसी बातचीत जिसके चारों ओर पैसेज को घुमाया जाता है, यानी कि पैसेज की थीम को समझना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर पैसेज को हम लोग अच्छे से सोल्व नहीं कर पाएंगे। एक दूसरी बात हमसे पूछी जाती है, दैट इज कॉल्ड फैक्चुअल क्वेश्चन। अब फैक्चुअल क्वेश्चन बेसिकली होता क्या है? जो किसी फैक्ट से रिलेटेड हो। देखो दूसरे तरीके से समझना चाहेंगे हम। आपके सामने अगर किसी भी पैसेज को दिया गया है तो पैसेज के अंदर कोई ना कोई तो थीम होगी। अब थीम को जस्टिफाई करने के लिए आप लोगों के सामने कुछ चीजें लिखी होती हैं, जैसे कोई ना कोई डेटा, कोई एग्जाम्पल, कोई डिटेल, कोई भी ऐसी चीज जो थीम को जस्टिफाई करती है। अब अगर उसी चीज के आधार पर सवाल पूछ लिया जाए, अगर उसी चीज के आधार पर सवाल आपसे पूछ लिया जाए, फैक्चुअल क्वेश्चन कहलाता है। और फैक्चुअल क्वेश्चन का आंसर हमेशा हमें पैसेज में से देखने को मिलता है, और ऐसे लिखे हुए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू द पैसेज। लिखा हुआ मिलता है हमें ऐसे क्वेश्चन के अंदर, पैसेज की जगह हमें लिखा हुआ मिलता है राइटर, ठीक है जी, राइटर की जगह लिखा हुआ मिलता है कभी कभी नरेटर, ठीक है जी, कि पैसेज क्या कहना चाहता है, पैसेज के अकॉर्डिंग क्या है, पैसेज की जगह कभी कभी राइटर के अकॉर्डिंग क्या है, राइटर क्या कहना चाहता है, ठीक है। एक तीसरी चीज जिसे हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग या फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ये है वो सवाल जो आपके पेपर्स में सबसे ज्यादा आपको परेशान करता है। ये है वो सबसे ज्यादा जो आपको परेशान करता है। पढ़ाऊंगा आगे थोड़ी देर बाद। मुझे दो मूर्ख इंसान मिले हैं जो डिस्टर्ब करने के लिए हमारे बैच में हैं। एक है साहिल चौहान और एक है हमारे साथ प्रतीक। प्रतीक साहब पूछ रहे हैं सर सीडीएस में कॉम्प्रिहेंशन। मैं मुक्का मारूंगा स्क्रीन से निकल के तुम्हें दोनों को। जो चीज मैं करा रहा हूं वो सभी पेपर के लिए है यार। इसका एफिडेविट दूं तुम्हें, इसका तुम्हें एफिडेविट दूं बनवाकर, कोर्ट से एक छोटा सा बनवा के दे दूं एफिडेविट, तब समझ में आएगी बात। साहिल चौहान साहब कहने सर वो कैब भी करवा दो। अभी मैंने लिखा आपके सामने, ये आपका पूरा दायरा 80 नंबर का है। किसी भी पेपर में चले जाओ रैंक नहीं निकाल पाओगे अगर यहां पर आप कमजोर रह गए। मैं इतना इंपॉर्टेंट दायरा करा रहा हूं और इस मूर्ख इंसान को अपने सवाल पड़े हैं, इसीलिए मन नहीं करता तुम्हारे जैसे बच्चों को पढ़ाने का, कि तुम्हें तो बर्बाद होना ही और बच्चों को और बर्बाद करने की कोशिश करते। तुम्हें लगता है टीचिंग बहुत आसान काम है? ये टीचिंग करना आसान काम नहीं है भाई साहब, दिमाग खराब होता है पढ़ाते वक्त। कुछ तो जादू होगा इस इंसान में कि एक ही बात एक ही बार में आपके दिमाग में ट्रांसफर करने की हिम्मत रखता है। जान लड़ाता हूं यार, तुम यार मजाक समझ रखा है कि मैं ये पढ़ा रहा हूं, तुम अपनी बकवासबाजी में लगे पड़े हो। शर्म आती है यार तुम जैसे लोगों को पढ़ाते वक्त। तुम्हें ये पता ही नहीं मैं क्या चीज करा रहा हूं। जब नहीं पता तो अपने हाथों को रोको भाई, तुम बकवासबाजी लिखते हो यार, औरों को डिस्टर्ब करते हो। पता नहीं कहां कहां से लोग आ जाते हैं, सिर्फ डिस्टरबेंस के लिए पैदा हुए हैं। मुझे लगता है इन लोगों का कोई सिलेक्शन नहीं होना, और ऐसे लोगों का कभी सिलेक्शन भी नहीं होता। एक बहुत पुरानी कहावत है, शास्त्रों में लिखी है, थोड़ा छोड़ घने को भाजे, ना थोड़ा पावे ना पूरा पावे। जो इंसान थोड़े को छोड़कर ज्यादा के चक्कर में पड़ा रहता है ना, जिसके दिमाग में ये लगा रहता है कि कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए, इसको भी छोड़ दोगे कुछ और भी नहीं मिलेगा तुम्हें।
और एक दिन बैठ के कहीं तपस्या करते हुए मिलोगे किसी इंसान के पास। आज के लिए इतना ही, कल बात करेंगे। गुड नाइट।